Hello friends. So today we are going to discuss a new topic that is called इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा कि एक आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है लास्ट 2-3 लेक्चर्स के अंदर आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है उसकी डेफिनेशन इसमें मेजर होता है, व्हाट इज अ साइन, बराबर, वेरिएशन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी और वेरिएशन इन अ ग्रुप एंड पीरियड, बराबर। यही सब कुछ हमें यहाँ पर सीखना है। जब हम लोग सीखेंगे कि अब हम लोग क्या करेंगे, एज वी डिस्कस इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी या तो एनर्जी, हमने क्या सीखा था कि वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो हम लोग एनर्जी सप्लाई करते हैं, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो वहां पर हमें क्या करना पड़ता था, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती थी। अब मान लो कि यहाँ पर हमारे पास इस कंसेप्ट में है क्या, एक न्यूक्लियस है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा, बराबर। तो न्यूक्लियस के अंदर जितनी चाहत होगी, बराबर, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, उसके हिसाब से होगा। ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ही रखेंगे, बराबर। तो यहाँ पर जैसे वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में आकर गिरेगा, और जैसे ही वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन आकर गिरेगा तो क्या होगा कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो एनाइन बनेगा, और एनाइन बनने से होगा क्या कि एनर्जी वहां पर रिलीज होगी। एनर्जी अगर कोई एलिमेंट मान लो कि एनाइन बनने से रिलीज करता है तो स्टेबिलिटी फील करता है, क्योंकि एनर्जी रिलीज करने से उसकी खुद की एनर्जी कम हो जाती है, और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, बराबर है। तो जैसे जैसे एनर्जी उसकी खुद की कम होती रहेगी, कैसे कैसे कम होगी, जैसे जैसे वो रिलीज करता जाएगा, तो इस तरह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। गॉट इट? ओके। अब हम लोग धीरे धीरे ये जो स्टेटमेंट है उसकी वर्डिंग से उसके ऊपर आते हैं कि पहले एक सिंपल सा वर्डिंग मैंने आपको सिखा दिया कि भाई क्या होता है कि ध्यान से पढ़ो, एनर्जी रिलीज व्हेन अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम accept an extra electron to form negative ion, that is anion। मान लो कि आपके पास कोई एक एटम है, ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि आइसोलेटेड गैसेस एटम यानी क्या, बराबर। मान लो कि अगर तुम्हारे बारे में ही कुछ स्टडी करना हो तो आपकी स्टडी कहाँ पर कर सकते हैं, आपको अलग करना पड़ेगा। आप ग्रुप में बैठो अपने फ्रेंड्स के साथ हो तब तो पता नहीं चलेगा कि आपका रियल बिहेवियर क्या है। अब अपने फैमिली के साथ अलग होते, अपने फ्रेंड्स के साथ भी अलग होते हो, बराबर। फ्रेंड्स के साथ चिल कर रहे होते हो, जैसे ही पापा आते तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब है कि बिहेवियर चेंज होता रहता है जैसे जैसे एटमॉस्फेयर चेंज होता है। तो यहाँ पर क्या है बेटा कि आपको एक तो गैसेस में क्या होता है कि मान लो कि N2 है, 2 नाइट्रोजन, बराबर। तो उसमें से जो नाइट्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होगी वो हम लोग ब्रेक करके नाइट्रोजन को अलग ले जाएंगे तो एक एटम हो जाएगा। तो आइसोलेट करना पड़ेगा उसको, आइसोलेट यानी अलग करना पड़ेगा। अगर आपके ऊपर भी स्टडी करनी है तो आपको आइसोलेट रखकर देखना पड़ेगा अलग अलग कंडीशन में कि आप कैसे बिहेव करते हो। इसी तरह से आइसोलेटेड गैसेस एटम में जब हम लोग स्टडी करेंगे, न्यूट्रल तो आपको मालूम ही है कि न्यूट्रल यानी कोई चार्ज नहीं है। जब एटम होता है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। इन दैट केस व्हाट हैपन कि एक्स जो कोई भी एलिमेंट है, बराबर, एक एटम है, एटम एलिमेंट होते हैं, उसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं। यहाँ पर एक एटम की बात कर रहे हैं, आइसोलेटेड गैसेस एटम में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वो क्या बना देता है, एक्स माइनस, और क्या करता है, एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। सो एनर्जी रिलीज व्हेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू दैट आइसोलेटेड गैसेस एटम फॉर्मिंग एन आयन, एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कुछ रेफरेंस बुक में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी दिखाया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कोई खास ज्यादा बहुत बड़ा फर्क नहीं, एक जैसे ही है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की चाहत, बराबर है। तो न्यूक्लियस को क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की एफिनिटी, एफिनेट का मतलब अट्रैक्शन, बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है कि यहाँ पर आप देखो कि अगर मैं इसके रेफरेंस में, इस इक्वेशन के रेफरेंस में अगर मुझे लिखना है कि भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, तो मैं EA से डिनोट कर सकता हूँ, मेरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ EA, या तो कई बार कैपिटल A और स्मॉल e भी लिखा जाता है।
इट डिपेंड्स। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या, बराबर। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब ये रहता है कि मान लो कि यहाँ पर इसने एनर्जी रिलीज की, तो ये तो प्लस में है ना, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मान लो कि +8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर +8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो डेल्टा एच ई जी, ये क्या है, डिफरेंस है। डेल्टा एच का मतलब एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज कौन सा एंथैल्पी चेंज है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। तो ये बेटा हो जाएगा आपका -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या फर्क हुआ, प्लस और माइनस का फर्क हुआ कि आपका जो चेंज है, क्योंकि जब हम लोग डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वर्ड यूज करते हैं तो आपको ऐसा समझना है कि एनर्जी जो रिलीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर इक्वेशन में एनर्जी रिलीज हो रही है। रिलीज का मतलब होता है बेटा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक में हमेशा डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव में आती है और एंडोथर्मिक में कैस में आती है, पॉजिटिव में आती है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है और तो हम लोग माइनस लेते हैं, कहीं पर एनर्जी सप्लाइड करनी होती तो वहां पर हम लोग प्लस में लेते हैं। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में आप देखना कि जब कभी भी हम लोग लिखते थे डेल्टा IH1 डेल्टा IH2 बराबर, तो वैल्यू प्लस में आती थी ना, ऐसा होता है। तो यहाँ पर जो है इतना सा फर्क है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में थोड़ा सा वैल्यू जो है वो तो सेम रहेगी, प्लस माइनस का वेरिएशन रहेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगी। सो इट इज रिलेशन सिंबल सा मैंने आपको समझा दिया, बाकी डिस्कशन होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऊपर। ओके, सिंबल हो गया हमारा डेल्टा एच ई जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट इज अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ विथ विच एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाउंड टू इट या तो बाउंड टू इट, यानी कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट के साथ कितनी स्ट्रेंथ से जुड़ना चाहता है, बराबर। पूरे पीरियोडिक टेबल में आप खुद बताओ, पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप देखोगे तो किसकी चाहत सबसे ज्यादा है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, क्या सोडियम की, क्या मैग्नीशियम की, नहीं। तो अगर हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे बेटा, तो यहाँ पर मेरे पास है मान लो कि नोबल गैस एलिमेंट, बराबर, यानी ग्रुप नंबर 18 है। कोई भी एलिमेंट क्या चाहेगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन गेन करना चाहेगा। तो ये 18 ग्रुप के आगे होगा 17, इसके आगे है 16, इसके आगे 15। 17 ग्रुप में कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेडाइन। ये सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिसके वैलेंस शेल कन्फिगरेशन कैसी होती है, वैलेंस शेल कन्फिगरेशन इसकी होती है NH2 NP5। अगर वो जस्ट एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उसकी कन्फिगरेशन हो जाती है NH2 NP6, यानी 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन। तो 17 ग्रुप जो होता है बेटा, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है। मोर नेगेटिव द वैल्यू, इट मींस व्हाट, कि दिस ग्रुप हैज द ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू एक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टिंग इनटू एनायन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है वो तो बैठे होते हैं क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन फटाक से चाहिए, क्योंकि वो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो नॉर्मल गैस कन्फिगरेशन में। स्टेबल होने की बात कोई चिंता नहीं है, स्टेबल कन्फिगरेशन यानी ऑक्टेट कंप्लीट। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके F- बना सकता है, क्लोरीन Cl- बना सकता है। तो इसलिए लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट इज अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ विथ विच एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज अटैच्ड और बाउंड टू इट, बराबर। अच्छा, दूसरी बात आपको ये भी याद रखनी होती है, इसके यूनिट्स क्या है। पहले आप एक काम करो, कंटेंट थोड़ा सा लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन लिखो, सिंबल कैसे लिखते हैं, एक इक्वेशन है और ये कंटेंट है। ओके, चलो इतना पहले कंप्लीट करो। चलो, अब ये जो पॉइंट है जो हमने अभी अभी डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन विच पैरामीटर, नेचर ऑफ द एलिमेंट, बराबर। यानी कि नेचर ऑफ द एलिमेंट जो है वो अच्छा
इसकी यूनिट जैसे आपने आयनाइजेशन एंथैल्पी में सीखे तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या तो किलो जूल पर मोल, ऐसे आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे द नेक्स्ट पॉइंट। चलो ठीक है, ये इक्वेशन रहने देते हैं, कहीं ना कहीं पे काम में आ जाएगा। ओके, सो दैट्स हाउ वी कैन से दैट new trend, that is depending upon the nature of the element, the process of adding the electron to the atom, क्या लिखेंगे, depending on the nature of element, the process of adding the electron is either endothermic or exothermic. So in most of the reason it is exothermic. Okay, electron gain enthalpy in most of the cases the process is exothermic, बराबर। आप पूरी देख लीजिए कि ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि वो एक्सोथर्मिक रहेगा, यानी कि एनर्जी को रिलीज करेगा। जैसे आप बोलो कि भाई फ्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, F माइनस बना रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो इस केस के अंदर डेल्टा इलेक्ट्रॉन डेल्टा HEG इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो कैसे मिलेगी, आपको नेगेटिव मिलेगी, बराबर, क्योंकि ये प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक है। इसी तरह से अगर आप ऐसा सोचो कि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, मान लो कि नॉर्मल गैस के अंदर, बराबर, तो नॉर्मल गैस यानी क्या होता है, ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कहाँ पर भाई, उसमें तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है ही वहां पर कि NH2NP6 है, यानी कि NH2NP6 होने की वजह से ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, बराबर। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है, कैसी है बेटा, स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। तो ऐसे केसेस में जब आप लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, व्हेन वी डिस्कस अबाउट द नॉर्मल गैसेस, व्हाट हैपन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर हैलोजन्स वी नोटिस दैट इज नेगेटिव, बराबर, बट when we discuss about that noble gases have a large positive electron gain enthalpy because extra electron has to be placed in next higher energy level, thereby producing the highly unstable electronic configuration, बराबर। अब आप ऐसा बोल रहे हो कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना, तो ऐसा नहीं होता है, ऑन पेपर हमें थियोरेटिकली पढ़ना तो पड़ता है। मान लो कि नियॉन है, नियॉन का नंबर है 10, तो 1s2 2s2 और 2p6 है, तो इसकी ऑक्टेट तो कंप्लीट है। अब आप नियॉन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो क्या बनाएगा, Ne-, तो कभी देखा है Ne-, बड़ा नियॉन खुद ही स्टेबल है, क्यों बनाएगा भाई Ne-, तो ये अनस्टेबल होता है। लेकिन फिर भी आपको ये इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करना है तो वो नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल में ऐड होगा। नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल का मतलब है 2p के बाद कौन कई बार इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं 3s में, बराबर है, तो 3s के अंदर वहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकता है। तो Ne- जो है, तो ये ग्रुप नंबर 18 में आपको एनर्जी सप्लाइड करनी पड़ेगी, एरो के लेफ्ट हैंड साइड है, सप्लाइड करनी पड़ेगी, एरो के राइट हैंड साइड नहीं पर आएगी, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है। और यहाँ पर यानी कि जब नोबल गैस की बात हो रही है तो वहां पर एनर्जी यू हैव टू सप्लाई, व्हाई, बिकॉज इट इज स्टेबल। अगर स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा ही क्यों भाई, इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए आपको वैल्यू यानी इन शॉर्ट आपको एनर्जी सप्लाइड करनी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं इन दैट केस द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। ये सेकंड पॉइंट, बराबर। सबसे पहले ग्रुप नंबर 17 की बात करेंगे। ग्रुप नंबर 17, बराबर है, पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट नेगेटिव जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वो होती है 17 की, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करके वो स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। उससे उल्टा नोबल गैस की अगर आप बात करोगे तो वो वैल्यू कैसे रहेगी बेटा, पॉजिटिव रहेगी, इट इज पॉजिटिव। सो इन दैट केस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी पॉजिटिव। सो दैट इज द पॉइंट व्हिच वी डिस्कस, बराबर।
अब जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा? सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो सबसे पहले आप इतना लिख लेंगे, फिर मैं आपको ये आगे बढ़ाता हूं। चलो, तो ये मैं मिटा देता हूं पहले। देन वी डिस्कस दैट सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी वन बाय वन इलेक्ट्रॉन ऐड करने से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या फर्क पड़ता है। तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ ऑक्सीजन, बराबर। आप ही बताएंगे कि ऑक्सीजन जो होते हैं सबसे पहले, बराबर, ये हमने लिया हुआ है आइसोलेटेड गैसेस एटम, व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड व्हाट इट बिकम्स O माइनस। क्या हुआ ये? O में से O माइनस, तो वहां पर कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि डेल्टा HEG1 की वैल्यू जो हमें मिलती है दैट इज अप्रोक्स -141 किलो जूल पर मोल। ओके, क्यों ऐसा हुआ? प्रोटॉन यहाँ पर 8 थे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 8 थे, मतलब 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रॉन गेन करके वो कैसे हो जाएगा? स्टेबल होने वाला है। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, O माइनस में प्रोटॉन 8 के 8 रहते हैं, इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 9, बराबर है। अच्छा, पहला इलेक्ट्रॉन आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, खुशी खुशी आ रहा है, बराबर है, क्योंकि यहाँ पर कभी खुशी कभी गम भी रहेगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन जब आता है, पहला मेहमान जब घर में आता है तो कोई टेंशन नहीं है, बराबर है, कि चलो एक मेहमान है, ठीक है, चल जाएगा, बराबर। लेकिन O प्लस में क्या हो, O माइनस में क्या हो गया बेटा? 9 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। अब आप सोचोगे कि भाई नेक्स्ट टाइम क्या होगा, तो यहाँ पर तो एनर्जी रिलीज हो रही थी, यहाँ O माइनस है, तो O माइनस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 8 है, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? यहाँ पर 9 हो जाएंगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जब एंटर होने के लिए आएगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, बराबर, एंड द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विल बी एडेड टू दैट। व्हाट हैपेंस इन दैट केस कि पहले से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा है, 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को इजीली हैंडल कर लेते थे, बट व्हेन द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विल बी देयर, नाउ द इलेक्ट्रॉन विल बी मोर। दैट्स व्हाई व्हाट हैपन कि ये इलेक्ट्रॉन जब एंटर होने के लिए आएगा तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन फोर्सेस होंगे, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन फोर्सेस होंगे, उसकी वजह से सेकंड इलेक्ट्रॉन उतनी इजीली ऐड नहीं हो पाएगा जो पहला इलेक्ट्रॉन होता है। सो व्हाट हैपन इन दैट केस, वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी, हमें यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ेगी कि भाई तू इसके अंदर चला जा। तो एनर्जी देते ही वो क्या बनाएगा? O2 माइनस। लेकिन आप देखेंगे कि दिस एनर्जी इज कॉल्ड सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इन दैट केस वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी, एंड दैट्स व्हाई द वैल्यू विल बी पॉजिटिव। सो वैल्यू विल बी पॉजिटिव, सो इट विल बी 780 approx. So in that case delta EGH plus 780 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पर आप देखें, मैंने पहले ही बताया था कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऐसा नहीं कि सबकी सब जो वैल्यू आएगी वो हमारे लिए एनर्जी रिलीज हो रही है, कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। सो इन दैट केस वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी, इन दैट केस एनर्जी इज एब्सॉर्ब, एनर्जी इज एब्सॉर्ब, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज, बिकॉज इट इज माइनस, इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये कैसा हुआ? एक्सोथर्मिक, और ये कैसा हुआ? एंडोथर्मिक। आप डेटा से ही पता कर सकते हो, बराबर, कि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट द सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, so it is very easy to understand. Okay, why? Because when addition of second electron is opposed by the electrostatic repulsion, and hence the energy has to be supplied for the addition of second electron.
thus the second electron gain enthalpy of the element is positive. ओके, तो ये O माइनस में से O2 माइनस बनने का जो सफर है, बराबर है, वो पहले जैसा नहीं रहा. इट इज एनर्जी एब्सॉर्ब इन दैट स्टेप. ऐसे ही कुछ बातें कर सकते हैं सल्फर के लिए. सल्फर के लिए हम लोग बात करेंगे जब, तो सल्फर में भी क्या होगा बेटा, आप देखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 है, इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर 16 ही है. तो सल्फर में जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और वो बनेगा S माइनस, तो हम लोग इसके रिलेशन में जो एनर्जी रिलीज यहाँ पर जो मिलती है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो S माइनस जब बन जाता है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू अप्रोक्स -200 के आसपास मिलती है. ये डेटा ही है जो याद नहीं रखना है लेकिन पता होना चाहिए. तो -200 किलो जूल पर मोल, बराबर. तो पहला मेमोन है मेरा आराम से सेट हो गया. इलेक्ट्रॉन आया, खुशी खुशी सल्फर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट होना चाहता है. 2 इलेक्ट्रॉन बराबर है, कम है उसमें कि वो ऑक्टेट कंप्लीट कर जाए, क्योंकि सल्फर है 16, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो आर्गन जैसा हो जाएगा. S माइनस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, 16 ही रहेंगे. इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके पास 17. अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स विल बी देयर. इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन बढ़ेगा. एंड द नेक्स्ट स्टेप व्हेन वी एड अप द इलेक्ट्रॉन, इन दैट केस S माइनस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं जब और S2 माइनस बनाते हैं, तो क्या करना पड़ता है आपको, यहाँ पर एनर्जी सप्लाइड करनी पड़ती है, एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है. सो इन दैट केस energy must be positive or negative. Tell me, in the first step it will be negative, so in the second step it will be, yes, you are right, it will be positive. So the value will be 590 kilojoule per mole. वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, वैल्यू जो भी मिल रही है प्लस से मतलब है, प्लस और माइनस. इस केस में क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज, बराबर, इट इज एक्सोथर्मिक. इस केस में क्या हो रहा है, एनर्जी एब्सॉर्ब, एनर्जी एब्सॉर्ब. सो द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक. चलो ये हो गया. तो आज अभी इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा. एक तो इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी क्या होता है, देन व्हाट अबाउट द हैलोजन ग्रुप, देन व्हाट अबाउट द नोबल गैस ग्रुप, यानी ग्रुप नंबर 17, 18 में क्या डिफरेंस है, कहाँ पर प्लस कहाँ पर माइनस, क्यों ऐसा होता है, बराबर है. एंड देन वी आर डिस्कसिंग द सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. नाउ वी आर डिस्कसिंग वन सम बेस्ड ऑन दैट, कि भी आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे अप्लाई कर सकते हैं. ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग विद सम मैथमेटिकल डेटा, जो मैं आपको यहाँ पर लिखवा रहा हूँ कि भाई किस तरह से आपको इंटरप्रेट करना है. लुक एट दैट. चलो, तो एक डेटा है अपने पास, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 10⁻10 एटम्स ऑफ क्लोरीन इन वेपर स्टेट आर कन्वर्टेड टू Cl- आयन. चलो भाई, क्लोरीन एटम कितने हैं, क्लोरीन एटम कितने दे रखे हैं आपको, 1 × 10⁻10. इसको कन्वर्ट किस में करना है, Cl- आयंस में. कैसे कन्वर्ट करोगे आप, इलेक्ट्रॉन ऐड करके ही करोगे कि नहीं, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन कैसे होगा ये, व्हेन वी अप्लाई द लॉजिक क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन इट गिव्स Cl-. ये तो एक क्लोरीन एटम की बात है. एक क्लोरीन एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वो क्या बन गया, Cl-. isolated neutral isolated gaseous atom when gain the electron, Cl- जो है वो बन रहा है. और यहाँ पर the amount of energy release हो रही है when these type of 10⁻10 atoms of chlorine in vapor state are converted into Cl-, बराबर है, वो एनर्जी कितनी दे रखी है, 57.86. एनर्जी है 57.86 10⁻⁻10 जूल. इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, इतनी एनर्जी क्या हो रही है बेटा, रिलीज हो रही है, बराबर है. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन एटम इन टर्म्स ऑफ किलोजूल पर मोल. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन टर्म्स ऑफ किलोजूल पर मोल में हमें देखना है. ये किसमें है बेटा, जूल में दिया हुआ है.
बराबर है। आपको किस में कन्वर्ट करना है, जूल किलो जूल पर मोल में, बराबर। तो सबसे पहले आप क्या लिख सकते हो कि भाई कितने एटम्स जो है उसको कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो बहुत ही सिंपल है, बराबर है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एटम्स, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग आयन्स, बराबर। तो मान लो कि आपके पास ऐसा डेटा है पहले से 1 × 10⁻10 एटम्स को कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज गिवन, दैट इज 57.86 × 10⁻10 जूल, ये दिए रखा है। अब 1 मोल एटम्स का मतलब क्या, n एटम्स, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 6.022 × 10⁻23 एटम्स को अगर आपको कन्वर्ट करना है Cl- में, तो कितनी एनर्जी लगेगी। सो इट इज वेरी सिंपल, 6.022 10⁻23 × 57.86 × 10⁻10 जूल, बराबर। मल्टीप्लाई कीजिए इसको, क्या आंसर आ रहा है देखिए जरा ध्यान से। तो कैलकुलेटर में यहाँ पर करके रखा हुआ है, इट इज अप्रोक्सीमेटली, देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो एनर्जी रिलीज हो रही है, बराबर है। तो उसके टर्म्स में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस की वजह से माइनस में हो जाएगा ये, तो द वैल्यू विल बी -348, अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, -348.5, बराबर है, 10⁻³ जूल पर मोल। चेक इट आउट, बराबर है। क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एनर्जी जो रिलीज हो रही थी उसकी वजह से हमने वैल्यू माइनस में ली हुई है, बराबर है। तो -348 ये जो एनर्जी है हम लोग किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। क्यों, क्योंकि पहले ही बताया था ये तो वैल्यू सिर्फ दे रखी है वर्ड्स में, कि एनर्जी रिलीज, तो रिलीज है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, रिलीज का मतलब एक्सोथर्मिक, तो यहाँ पर माइनस आपको लगा देना है। सो दिस मच ऑफ एनर्जी विल बी इन जूल पर मोल, किसमें आ गई ये, जूल पर मोल में आ गई। -348.5 × 10⁻³ जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल में बहुत इजीली हो जाएगा। अब क्या करना है, अब आगे आप देखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इस पर क्या था, 96.49 किलो जूल पर मोल। सो दैट इज द कन्वर्जन फैक्टर टू कन्वर्ट। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -348.5 किलो जूल पर मोल। ओके, नाउ वी आर कन्वर्टिंग दैट। तो किलो जूल पर मोल में से आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना दीजिए, यहाँ पर है आपके पास -348.5 किलो जूल पर मोल, इतने वैल्यू पे कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इट मींस व्हाट, द वैल्यू व्हिच इज गिवन इन द फर्स्ट स्टेप इट विल बी डिवाइडेड। तो यहाँ पर आप इसको डिवाइड करेंगे, -348.5 डिवाइड बाय 96.49, बराबर, एंड यू गेट द आंसर। सो द वैल्यू विल बी, वैल्यू आपकी आ जाएगी -3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ओके, इस न्यूमेरिकल से आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कंसेप्ट किस तरह से हमने अप्लाई किया हुआ है। ओके, सो द न्यूमेरिकल इज वेरी इजी। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम कितने दिए हुए हैं, 10⁻10, 1 तो ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना है Cl- आयन में। तो कैसे होगा, when 1 chlorine atom gaining 1 electron converting into Cl-, तो 1 mole of chlorine atoms होते हैं, यानी कि Na। तो क्या लिखा मैंने कि एटम्स और एनर्जी 10⁻10 के लिए -57.86 10⁻−10 because energy will be released, so delta Heg that is minus। Na एटम्स के लिए वैल्यू आ गई आपके पास -348.5 into 10⁻3 10⁻3 जूल, जो इसको हम लोग लिख देंगे किलो जूल पर मोल। देन ये मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है जब हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिस्कस किया हुआ है। तो 96.49 किलो जूल पर मोल, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो द वैल्यू विच इज गिवन, इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में सिर्फ कन्वर्जन करना है। सो दैट्स हाउ द वैल्यू विल बी -3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम।
बराबर। तो यहाँ तक का कंटेंट जो है आप अच्छे से एक बार रेफर कर लीजिए, बराबर। देन वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक कि भाई वेरिएशन जो है वो किस तरह से होता रहता है। वेरिएशन इन अ ग्रुप एंड पीरियड वो हम लोग डिस्कस करेंगे। वेरिएशन और फैक्टर्स जो अफेक्टिंग है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।